हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं अस्थमा के बारे में, जिसे दमे की बीमारी भी कहा जाता है। और ये बीमारी लंग्स में होते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों में। आपके दो लंग्स होते हैं, उसमें ब्रांचेस होते हैं, और वो ब्रांचेस जो होते हैं ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। उसमें लंबे समय तक सूजन रहना या कोई भी कारण से वो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में नैरोइंग होना, यानी कि पतला हो जाना, जिसके वजह से एयर ट्रैवल नहीं कर पाता है और सांस लेने में दिक्कतें आ सकते हैं। अस्थमा का अटैक कभी कभी माइल्ड से सीवियर हो सकता है, जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। इसलिए इसका प्रिवेंशन और इसका बचाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसमें कुछ मैं प्रिवेंशन बताऊंगी और होम्योपैथिक बेस्ट रेमेडीज़ बताऊंगी। अस्थमा जो होता है बच्चे, बड़े और ओल्ड एज किसी में भी हो सकते हैं। मोस्टली छोटे बच्चों में देखे गए हैं कि जेनेटिक होता है, और उसके बाद जो होने वाले अप्रॉक्स 12 ईयर्स अबाव जो अस्थमा होता है वो जो है इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से होते हैं, यानी कि कुछ एलर्जेंस जो होते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल में जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी, या फिर कुछ खाने से, या फिर कुछ ठंडी चीज़ें खाने से, या एक्सेस प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं, या कुछ एलर्जेंस स्मोकिंग के वजह से, या आप कहें तो पोलेंस होते हैं उसके वजह से, या जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वजह से भी एलर्जेंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन रूम में नहीं हो रहा है, एयर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, क्लोज स्पेस है, उसमें भी अस्थमा हो सकता है। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते हैं, यानी कि आपके लंग्स में ब्रोंकस होते हैं, उसमें लंबे समय तक सूजन बढ़ना और पतले हो जाना, जिससे एयर पास नहीं कर पा रहा है, और समटाइम्स ये सांस लेने में दिक्कतें देते हैं, जिसके वजह से डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होते हैं। ये लक्षण होता है जिसमें कि आपको सांस लेने में दिक्कत होते हैं, और व्हीजिंग साउंड डेवलप करता है, लगता है कि सीटी बज रहे हैं वैसे साउंड डेवलप करते हैं, और कंटिन्यूस स्पाज्मोडिक अटैक होते हैं जब अस्थमा होता है, तो यानी कि दमा जैसा जो आपको दम लगा के एयर लेना पड़ता है, वैसे कंडीशन भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगा जब अस्थमा अटैक होते हैं, या अस्थमा के पेशेंट जब सफ़र करते हैं, तो उनके फेस में ब्लूनेस देखने को मिल सकते हैं, लिप्स में, ओठ में ब्लूनेस आने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रहे हैं। मे बी कभी कभी हाथ और जो पाल्म होते हैं ये भी ब्लूनेस कलर का दिखने लगेंगे, और लक्षण में कभी कभी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगे, और व्हीजिंग साउंड डेवलप करेंगे, और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होंगे। ये जो अस्थमा होते हैं मैं बता दी हूँ, एक जेनेटिक और दूसरा जो है इन्वायरमेंटल ट्रिगर के वजह से। तो कुछ इसमें जो है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में एलर्जेंस हो सकते हैं, और कुछ जेनेटिक्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कारण थे। अस्थमा को अगर टाइमली क्योर ना करे तो ये इरिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं होता है, और अगर ये टाइमली ट्रीटमेंट करा जाए तो रिवर्सिबल हो सकता है। अगर इरिवर्सिबल हुआ, यानी कि टाइमली इलाज इसका नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बना रह रहा है, तो उसमें और भी फर्दर डिजीज़ होने का चांसेस होगा लंग्स में, जैसे कि सूजन होना, ओडिमा होना, फाइब्रोसिस होना, या अदर लंग डिजीज़ हो सकता है, जो कि बहुत ही सिवियरिटी तक पहुंच सकता है। तो ये एलर्जेंस करता क्या है, जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए सपोज़ आप कहीं गए, आपको डस्ट, धूल मिट्टी से प्रॉब्लम है, तो वो आपके फेफड़े में आया, लंग्स में जब एयर वेज के रास्ते जा रहा है, तो वहाँ के इम्यून सेल्स होते हैं, यानी कि फाइट करने वाले सेल्स होते हैं बाहर के एलर्जेंस को। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया आपकी बॉडी में, जो बाहरी चीज़ें आए हैं आपकी बॉडी में, जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको फाइट करने के लिए आईजीई सेल होते हैं, जो कि उसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लगातार वो कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जो एयरवेज होते हैं उसमें सूजन आ सकता है, और बहुत बार रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वहाँ की जो है पाइप जो होते हैं मोटे हो जाएंगे, और जो रास्ते होते हैं वो पतले होते जाएंगे, जिसके वजह से उसमें एयरवेज जो हुए वो नैरो होने की वजह से एयर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण लक्षण में मैं बता ही दी। इसमें डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होते हैं, डिस्निया की कंप्लेन आ सकते हैं, या फिर आपको व्हीजिंग साउंड डेवलप कर सकते हैं, और कभी कभी जब चेस्ट पेन भी हो सकता है अस्थमा के कंडीशन में।
ये कुछ आपको लक्षण और इसमें कुछ जो है कॉम्प्लिकेशन फर्दर हो जाएगा अगर आप इसका समय से प्रिवेंशन ना ले। तो मोस्टली प्रिवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी प्रिवेंशन में आपको क्या क्या करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ से भी आप फाइंड आउट करें आपको एलर्जी हो रहा है उसे कम्प्लीटली अवॉइड करें। और जो है एसी चिल्ड नहीं होना चाहिए रूम। 10 पार्टिकल से एलर्जेंस है तो उसे अवॉइड करें, कोल्ड से है तो उसे अवॉइड करें। अपने कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही साथ जिस भी एलर्जेंस पार्टिकल से आपको ये अस्थमा हो रहे हैं उससे बचना है। बहुत ज़्यादा ठंडी से हो रहे हैं तो आप कोल्ड को अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं बार बार उन चीज़ों से बचिए। और आप इसमें कुछ डायग्नोसिस करा सकते हैं, जैसे कि आप चेस्ट एक्सरे कराइए, HRCT कराइए या फिर एलाइजा कराइए। उसमें आपको अगर अस्थमैटिक अटैक होते हैं तो उसमें सेल्स IgE बढ़े हुए मिल सकते हैं। या फिर HRCT कराते हैं तो उसमें थिकनेस जो होता है उसमें देखने को मिलेगा, पाइप की नलियाँ काफ़ी थिक दिख सकते हैं। इस तरीके से आप चेस्ट एक्सरे कराइए तो उसमें जो बीच वाले जो ब्रांचेस होते हैं उसके आसपास के एरिया में हैज़ीनेस मिलेंगे। तो जो मिड लाइन होते हैं अराउंड द ब्रोंकस, उस एरिया में हैज़ीनेस मिलेंगे, धुंधलापन दिखेगा। और ये कुछ डायग्नोसिस हैं। प्रिवेंशन में आपको दस्त से अवॉइड करना है, अपने आप को रेस्ट देना है, थोड़ा आपको रेस्ट करने पड़ेंगे। और जो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करे उन चीज़ों को इंक्लूड करने हैं खाने में आपको। और कोल्ड से बचना है और इस तरीके से आपको प्रिवेंशन लेना है। होम्योपैथिक के कुछ इसमें रेमेडीज है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है अस्थमा में। कुछ 5 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रोसेरा के बारे में। ड्रोसेरा एक होम्योपैथिक रेमेडी है। सनड्यू इसका कॉमन नेम है और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। अगर अस्थमा हो रहे हैं पर्सन को, खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें वीजिंग है यानी कि सीटी लगने जैसे आवाज़ आ रहे हैं, और प्रिसीडेड पैरोक्सिज्म हो रहे हैं यानी कि लगातार खांसी हो रहे लगातार हो रहे हैं। तो ये और एग्रावेशन कब होता है इसमें, रात में खांसी बढ़ जाती है, खांसने से जो है आपको उल्टी भी आ सकते हैं, जो गैस्ट्रिक पार्टिकल्स है वो भी वोमिटेड हो सकते हैं। तो ड्रोसेरा में ये है कि आपको रात में लेटने से कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप हंसते हैं तभी भी कफ बढ़ जाता है, या फिर आप कुछ गाना गा रहे हैं तभी भी कफ बढ़ जाता है। लाइंग डाउन से एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होता है ड्रोसेरा में। जैसे आप लेटेंगे मिडनाइट में तो बहुत ज़्यादा कफ आपको होने लगेंगे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ड्रोसेरा, इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छा काम करती है अगर इस टाइप के लक्षण मिलते हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें यरबा संटा। यरबा संटा भी कहा जाता है बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब पेशेंट को वीजिंग साउंड है, अस्थमैटिक कंडीशन है, साथ साथ कफ जो है प्रिसीडेड है, पैरोक्सिज्म है, कफ में लगातार खांसी आ रही है, लेकिन उसको एक्सपेक्टोरेशन करने से आराम मिलता है। यानी कि जब वो म्यूकस निकल जाता है खांसते खांसते जब म्यूकस निकल जाता है तो उसे रिलीफ मिलता है। तो यरबा संटा मदर टिंचर के फॉर्म में आपको लेने हैं 5 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में, जो टी कप होते हैं, हल्का गुनगुने पानी में सुबह शाम लेना है। बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो है एंटीमार्स। एंटीमार्स एक उन पर्सन को दिया जा सकता है जिनमें लगातार कफ हो रहे हैं, कफ प्रिसीडेड है, पैरोक्सिज्म अटैक है और वीजिंग साउंड डेवलप कर रहे हैं, इसमें भी सीटी जैसे आवाज़ आ रहे हैं। ओल्ड एज पर्सन में स्पेशली बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब म्यूकस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें एंटीमोनियम आर्स में जो है बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ओल्ड एज लोगों में स्पेशली, जब उनको बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्सपेक्टोरेट हो रहे हैं और लगातार खांसी हो रहे हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कैजिया। कैजिया भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जब कफ जो होता है, कफ के साथ अस्थमा का अटैक होता है, तो बहुत ही अच्छा काम करती है कैजिया। इस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसमें सैम्बुकस है, स्पोंजिया है,
इन सब दवाइयों को जो है आप ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, 5वीं इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो है ब्लाटा ओरिएंटलिस, जो होम्योपैथिक के फाउंडर थे डॉक्टर हैनमैन ने भी ये बात बोले थे कि ये अस्थमा रेमेडी कहा जाता है। अगर अस्थमा के साथ इनको ब्रोंकाइटिस हो, ठीक है, जो ब्रोंकस होते हैं उसमें सूजन होना, ब्रोंकाइटिस हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये मेडिसिन इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन थे और प्रिवेंशन में बता ही दी। अपने आप को जितना इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो भी चीज़ से आपको दिक्कतें आ रहे हैं, अस्थमेटिक अटैक हो रहे हैं, उससे बचाव करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको इसमें रिलीफ रहेंगे। मेडिकेशन आप रिपीटेड इन्हेलर लेंगे उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है, या फिर आप इम्यून सेल्स को सप्रेशन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होने का थोड़ा चांसेस होता है। इसलिए आप अपने आप को प्रिवेंशन में रखें और प्रिकॉशन ज़रूर लें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एवरीबडी नोस। तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट अस्थमा में यही है कि आप प्रिकॉशन लें और साथ ही साथ जो भी चीज़ से एलर्जेंस हो रहे हैं, एलर्जेंस में भी मेडिकेशन भी हो सकते हैं, एलर्जेंस में भी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। एलर्जेंस बहुत टाइप के होते हैं, जो चीज़ से हो रहे हैं उसे अवॉइड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड लास्टली आई विल टेल यू कि आप कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लीजिएगा। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।